वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ कुछ सच्ची कुछ अच्छी। आजाद हिंद सरकार पार्ट टू। कॉन्फ्रेंस में सहस्त्र भारतीयों ने मुमताज हुसैन और आबिद हसन सफरानी के साथ सम्मिलित कंठ से गाया। अक्टूबर को जापान सरकार ने सरकार को स्वीकार कर प्रतिज्ञा की कि प्रत्येक संभव सहयोग और समर्थन आजाद हिंद सरकार को भारत की पूर्ण स्वाधीनता के युद्ध में दिया जाएगा। इसके 3 दिन बाद जर्मन सरकार के वैदेशिक मंत्री रिबेनट्रॉप ने सरकारी तार द्वारा सूचित किया कि जर्मन सरकार हाल में ही स्थापित स्वाधीन भारत की प्राथमिक सरकार को स्वीकार करती है। इसी प्रकार स्वतंत्र बर्मा, स्वतंत्र फिलीपाइंस, क्रोएशिया, इटली, चीन और मंचुको ने भी इस सरकार को स्वीकार कर लिया। आयरलैंड के प्रजातंत्रियों ने नेताजी के पास बधाई का संदेश भेजा। उससे वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। नेताजी बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। फौज की ब्रिगेड को नाम भी दिए गए, महात्मा गांधी ब्रिगेड, अब्दुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड तथा सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति शाहनवाज खान थे और मेरी ब्रिगेड तो थी ही रानी झांसी, है ना। सुभाष चंद्र बोस 12 जुलाई 1943 को सिंगापुर की एक सभा में अपने विचार सुना रहे थे, जिसमें कई देशों से करीब 25,000 महिलाएं शामिल थीं। उसी सभा में एक महिला रेजिमेंट बनाने की घोषणा की गई और 15 जुलाई 1943 को 20 महिला सैनिकों की भर्ती की गई। इस पर अलग से अध्याय लिखूंगी।
आजाद हिंद सेना में भर्ती होने के लिए निम्न प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होते। मैं स्वेच्छा से आजाद हिंद फौज में अपना नाम लिखवा रही हूँ। मैं हृदय से अपने आप को भारत की भेंट करता या करती हूँ और प्रतिज्ञा करता या करती हूँ कि मैं अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए अर्पण कर दूंगा या कर दूंगी। मौत के खतरे से भी मुझे क्यों न खेलना पड़े, भारत की सेवा तथा भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन में तन मन से शरीक होने में मैं कुछ भी उठा न रखूंगा और रखूंगी। और इससे मैं किसी व्यक्तिगत लाभ की भी आकांक्षा नहीं रखूंगा या रखूंगी। मैं प्रत्येक भारतीय को जाति व धर्म से ऊपर अपना भाई बहन समझूंगा या समझूंगी। भारतीय स्वतंत्रता संघ के कार्य में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सभी संप्रदाय के लोग थे, परंतु उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। भोजन के समय शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही साथ साथ एक पंक्ति में बैठते थे। शाकाहारियों को पहले भोजन परोसा जाता था, इसके बाद जो मांस चाहते थे उन्हें दिया जाता था। प्रारंभ में यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था, परंतु बारंबार सभाओं द्वारा प्रचार और देशभक्ति पर जोर देकर जनसाधारण को इस प्रकार शिक्षित किया गया कि लोगों को कोई आपत्ति नहीं रही। कर्नल चैटर्जी और श्री रास बिहारी बोस ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया था। भिन्न भिन्न देशों की स्वतंत्र सरकार द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात आजाद हिंद सरकार की ओर से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध मंत्रिमंडल की सर्वसम्मति से नेताजी ने युद्ध घोषित कर दिया। यह घोषणा पार्डन की सार्वजनिक रैली में नेताजी ने की थी। यहाँ 50,000 से भी अधिक जनता उपस्थित थी। यही फौज ने नेताजी को सलामी दी थी और दिल्ली चलो का नारा दोहराया था। यहीं पर नेताजी ने लोगों से यह खुलासा पूछा, यदि कोई भाई सेना को छोड़ना चाहता हो तो अभी छोड़ सकता है, परंतु एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो बाहर जाना चाहता हो। नेताजी ने घोषित किया, आजाद हिंद फौज जब लड़ाई छेड़ेगी तब अपनी ही सरकार के नेतृत्व में छेड़ेगी, और जब यह भारत की सीमा में प्रविष्ट होगी तब स्वतंत्र किए हुए इलाकों का शासन अपने आप आजाद हिंद सरकार के हाथ में आ जाएगा। भारत की स्वाधीनता भारतीयों के प्रयत्न और बलिदान तथा हमारी सेना की ही प्रयत्न से आएगी। इसके बाद नेताजी ने विश्व के समाचार पत्र प्रतिनिधियों को दिए गए व्यक्तित्व में बतलाया, राष्ट्रीय भारत एक लंबे अरसे ब्रिटेन के विरुद्ध युद्धरत है, फिर भी चूंकि स्वतंत्र भारत की सरकार पहले पहल बनी है, अतः हमारा रुख खुलासा करने के लिए यह आवश्यक है कि ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध इस प्रकार की घोषणा की जाए। यह युद्ध घोषणा केवल प्रचार के लिए नहीं है, अपने कार्यों द्वारा हम सिद्ध करेंगे कि हम जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। नेताजी की इस घोषणा से सर्वत्र उत्साह छा गया था। अब सैनिक नर और नारी छावनियों में रहते थे। प्रतिदिन ड्रिल, परेड, भाषण और सैनिक शिक्षा का कार्य चालू था। सबके सब शिक्षक भारतीय थे, जापानी एक भी नहीं था। यह तय हुआ था कि जापान आजाद हिंद सेना को अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री की सप्लाई करेगा और आजाद सरकार उसके दाम चुकाएगी। कोई चीज उधार नहीं ली जाती थी। स्वाधीन किए हुए भारतीय इलाकों पर शासन करने के लिए शासक निर्माण करने के हेतु एक स्कूल खुला हुआ था। विशेष रूप से सुशिक्षित लोग ही इसमें भर्ती किए जाते थे। इसमें तकनीकी और शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त करने वाले इच्छा संख्या में थे। इसका नाम आजाद हिंद दल था। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में फौज का कुछ हिस्सा उत्तर की ओर कूच करता हुआ रंगून पहुंचा। मलाया इस फौज का मुख्य केंद्र था। यहाँ सेना के लिए प्रत्येक भारतीय को शिक्षा दी जाती थी। मलाया के कुछ स्थानों के 66% निवासी स्वतंत्रता संघ के प्रतिनिधि बन गए थे। प्रत्येक स्थान में हिंदुस्तानी प्रचार के लिए स्कूल खोले गए थे। इधर के निवासियों में बड़ी संख्या तमिल लोगों की है। उनके लिए हिंदुस्तानी शिक्षा के साथ तमिल शिक्षा का भी प्रबंध किया गया था। मलाया, बर्मा, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो में फौज की ट्रेनिंग के लिए सैकड़ों केंद्र खोले गए थे। थाईलैंड के एक ट्रेनिंग केंद्र में 1 सहस्त्र व्यक्ति एक साथ शिक्षा पा रहे थे। अफसरों की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर और रंगून में 2 केंद्र थे। आजाद हिंद दल की ट्रेनिंग के लिए पुनर्निर्माण विभाग के अंतर्गत सिंगापुर और रंगून में केंद्र खोले गए थे। फौज के प्रयत्न से भारत में स्वतंत्र होने वाले इलाकों का शासन करने के उद्देश्य से यहाँ शिक्षा दी जाती थी।
सुभाष बाबू के इस प्रकार बढ़ते हुए प्रभाव से और सर्वथा राष्ट्रीय आधार पर बनी हुई फौज से जापानी साम्राज्यवादी प्रसन्न नहीं थे। वे तो नेताजी और इस आंदोलन को अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे। पर जब इसमें उन्हें सफलता न मिली, तब फौज की अधिक भर्ती में वे बाधा डालने लगे। अब तक फौज की संख्या 40,000 हो चुकी थी। जापानियों ने यह कहकर कि अब वे और अधिक अस्त्र शस्त्र और युद्ध का सामान नहीं दे सकेंगे, सेना की और भर्ती को रोक दिया। एक दिन सिंगापुर के पडांग मैदान में नेताजी का अभिनंदन होने वाला था। सिंगापुर की सड़क पर सुभाष बाबू की मोटर दौड़ रही थी। नेताजी फौजी वेश में थे। साथ में रास बिहारी बोस और कर्नल भोसले भी थे। आगे 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 10-12 मोटरसाइकिलों का एक दस्ता चल रहा था। पीछे कुछ फौजी गाड़ियां चल रही थी। उनके शरीर पर एक सादी परंतु सलीके से सिली हुई खादी की फौजी शैली की कमीज और सिर पर खादी की फौजी टोपी, जिस पर 2 सादे बटन सुशोभित थे। पांवों से लेकर घुटनों तक लंबे चमड़े के जूते, जांघों पर फुली हुई और घुटनों से नीचे चुस्त खाकी पतलून। कोट के दाहिने भाग में छाती पर बिल्ले लगे थे। एक पर तिरंगा अंकित था और दूसरे पर अखंड हिंदुस्तान का नक्शा था। उनके दर्शनों के लिए फौजियों के साथ साथ नगर के लोग भी आए थे। भीड़ को देखकर नेताजी का प्रश्न था, हिंद माता की रक्षा के निमित्त मृत्यु को गले लगाने के लिए आप में से कितने लोग तैयार हैं? बोलिए। नेताजी के आह्वान के साथ फौजियों ने अपनी राइफलें ऊपर उठा ली। सब खड़े हो गए और चलो दिल्ली के नारे लगाने लगे। नेताजी का हृदय गर्व से भर उठा। हृदय रुंधे कंठ से उन्होंने कहा, मेरे बहादुर भाइयों, आज मैं बड़े आनंद और अभिमान से सारे संसार के सामने घोषित करता हूँ, देखो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए हमारी संग्राम सेना सज गई है। भाइयों, इतिहास जैसा दूसरा कोई गुरु नहीं होता है। मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती से सीखा है कि प्रत्येक साम्राज्य का जैसे उत्थान होता है, वैसे ही पतन भी होता है। आज अंग्रेजों के इस सिंगापुर के कब्रिस्तान में खड़ा होकर मैं कहता हूँ, अब अंग्रेजों की प्रभुसत्ता की कथा समाप्त होकर इतिहास के पन्नों में बंद हो गई। आजाद हिंद सरकार विश्व की सरकारों के साथ पत्र व्यवहार करने में अपने द्वारा मुद्रित डाक टिकट उपयोग में लाती थी, भले ही पत्राचार शत्रुओं के साथ ही क्यों न हो। नेताजी की डाक व्यवस्था एक बेहतरीन संचार प्रणाली पर आधारित थी।